हेलो एवरीवन, नाम है संस्कृता। नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल समर्पण संस्कृत क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमारा एस्टेट का एग्ज़ाम अभी बहुत नज़दीक आ चुका है, लेकिन अभी भी इसका कुछ भी कंफर्म नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अब मेरा तो खासकर भरोसा ही उठ गया है HBSC से, क्योंकि इनका कुछ भी नहीं पता है। इन्होंने पहले एग्ज़ाम करवाने के लिए बोला था। कब से हमारा एग्ज़ाम चल रहा है, दिसंबर से चल रहा, फिर हमारी फरवरी आई, जनवरी भी आई, फिर हमारा अप्रैल आया, अब हमारी जुलाई, जून भी आया था, और फिर जुलाई, और जुलाई की भी 26-27 थी, और अब बोल रहे हैं कि 30-31। मीन्स कि इनका कोई भी स्टैंड नहीं है कि ये बोलते क्या है और करते क्या है। लेकिन फिर भी मैं तो आपको यही बोलूँगी कि आप अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। क्या पता, जैसे सीईटी के विद्यार्थी बैठे थे कि अभी एग्जाम नहीं होगा, अभी तो केस चल रहा है, ये हो रहा है, ये हो रहा है। लेकिन आप सभी देख सकते हैं कि हरियाणा है ये, तो ये हरियाणा है प्रधान, यहाँ कुछ भी हो सकता है। ये आपने पंक्ति सुनी भी होगी, तो ये कोई झूठ नहीं है, ये एक रियलिटी ही है। और चलिए, ज़्यादा बातें नहीं करेंगे। आप सभी विद्यार्थियों का बार बार एक कमेंट आ रहा था कि मैम आप हमें इम्पोर्टेंट टॉपिक बता दीजिए, हमें कौन कौन से टॉपिक अभी करने चाहिए। तो आज की इस वीडियो में हम उसी के ऊपर चर्चा करेंगे कि इम्पोर्टेंट टॉपिक कौन कौन से पढ़ें और लास्ट दिनों में क्या क्या पढ़ें। आपको एक स्ट्रेटेजी भी बताई जाएगी, तो प्लीज़ क्लास को एंड तक ज़रूर देखिएगा और कहीं मत जाइएगा, क्लास को पूरा ही कीजिएगा, ताकि आपको जो एस्टेट का एग्ज़ाम है वो ये ना हो कि आप अभी भी पढ़ रहे हो और फिर एक आप जो क्या कहते हैं, मीन्स कि आप 1 या 2 नंबर से रह करके आप फिर दोबारा फिर उसके लिए पढ़ो, क्योंकि मेरे साथ हुआ है ऐसा। तो प्लीज़ आप ऐसा मत कीजिएगा, आप अपने अच्छे से तैयारी को करिए और कंटिन्यू ही रखिए। तो जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जैसे कि सीडीपी को सबसे पहले हम जर्नल पेपर की स्ट्रेटजी करेंगे। संस्कृत की मैं एक अलग से आपके लिए वीडियो बना दूंगी। तो आज की वीडियो में हम सिर्फ जर्नल के बारे में ही जानेंगे। तो जर्नल में सबसे पहले हमारा सीडीपी आता है, जो कि 30 नंबर का आता है। आप अगर नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हो, अगर सुन भी सकते हो। सीडीपी में मैं यही बोलूँगी कि कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो आप छोड़ करके जाओ। जैसे कि एस्टेट है, तो उसके एस्टेट के एग्ज़ाम में आज तक मैंने कहीं पर भी जो PYQ आए वहाँ पर भी NEP NCF वगैरह से क्वेश्चन नहीं देखे हैं। लेकिन ऐसा मत करना कि आप नहीं पढ़ करके जाओ, पढ़ लेना, मोटा मोटा पढ़ लेना, कि आपको ये हो कि उनसे रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपका गलत ना हो। और जो विद्यार्थी CDP, जैसे किसी ने CTET के लिए तैयारी की है, तो उनकी CDP अच्छे से हो भी गई होगी, उनको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर कोई विद्यार्थी सिर्फ और सिर्फ पहली बार एस्टेट की ही तैयारी कर रहा है, तो हो सकता है कि उनको थोड़ी सी दिक्कत आए। लेकिन सीडीपी में आपको सभी टॉपिक कवर करने हैं, और इम्पोर्टेंट रूप से आपको, जैसे कि पर्सनैलिटी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है, लेकिन पर्सनैलिटी का चैप्टर अगर आप PYQ उठा करके देखो तो भरे पड़े हैं क्वेश्चन से, तो आपको पर्सनैलिटी भी करनी ही है। पर्सनैलिटी मेजरमेंट के लिए जो टेक्निक है, जो मेथड है, वो सब यूज़ आपको करने हैं। यूज़ करने हैं मीन्स कि आपको याद करने हैं कि कौन सा मेथड क्या है क्या नहीं है। और इनकी जो थ्योरी वगैरह भी है, इंटेलिजेंट की थ्योरी और चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जिसमें सभी के सभी हमारे ये जो आते हैं, स्किनर, बंडूरा और थार्नडाइक, इन सभी की थ्योरी, प्याज से सभी की थ्योरी करनी है आपको। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कुछ भी नहीं छोड़ना है। सीडीपी में 30 नंबर की सीडीपी है, तो आपको सीडीपी में कहीं ना कहीं से, मतलब कैसे भी करके आपको 30 में से 27 से 28 नंबर करने ही करने हैं, क्योंकि सीडीपी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको आप जो पढ़ोगे वहीं से पूछा जाएगा, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पूछा जाता है। तो आपने तैयारी कर भी ली होगी सीडीपी की, और अभी मैं यही बोलूँगी कि आपने जो भी तैयारी की है, जो नोट्स बनाए हैं, तो आप बस उनकी रिवीजन कीजिए, आप कोई भी चीज़ नई मत छेड़िए। और उसके बाद चलिए, हमारी सीडीपी हो चुकी है, सीडीपी को हम ज़्यादा नहीं करेंगे, क्योंकि सीडीपी के सभी टॉपिक इम्पोर्टेंट होते हैं, तो वो आपको करने ही करने हैं, और सीडीपी में हम समय बर्बाद नहीं करेंगे। अब हमारी जैसे कि हिंदी आती है, तो हिंदी के अंदर मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स ये है कि हिंदी जो एस्टेट के एग्जाम में पूछी जाती है, मैं उसी को लेकर के बोल रही हूँ। हिंदी में आपको सिर्फ और सिर्फ
10 एक टॉपिक है जो इम्पोर्टेंट है, वो आप लिख भी सकते हैं, मैं बोल रही हूँ। जैसे कि हमारा पर्यायवाची हो गया है, पर्यायवाची के हर बार क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और इतने लेवल के बनाते हैं कि हम कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि इसका कौन सा सही होगा कौन सा नहीं होगा। एक हमारा पर्यायवाची, दूसरे हमारे विलोम शब्द भी पूछे जा सकते हैं और विलोम शब्द भी इसी प्रकार से पूछे जाते हैं। जैसे वियोग का सही विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन में ऐसे ही आते हैं, विप्रकृष्ट, विप्रयोग है। तो इस प्रकार से तो हमें ये ढूंढना होता है कि कौन सा सुटेबल बन रहा है कौन सा नहीं बन रहा है। तो विलोम शब्द और पर्यायवाची शब्द तो आपको टिप्स पर याद होने ही होने चाहिए। उसके बाद और आप पर्यायवाची को याद कैसे करेंगे, तो पर्यायवाची को मैं तो यही बोलूंगी कि सिर्फ आपको उसका अर्थ समझना है। अगर आप किसी का अर्थ समझ लोगे तो उसको याद करने में दिक्कत नहीं होगी। अगर आप रटोगे तो रटने से तो हो सकता है कि आपको याद ना रहे कि कौन सा क्या है, लेकिन अगर आप उसका अर्थ समझ करके उसको पढ़ोगे, आप उसको याद रखोगे कि इस शब्द का ये अर्थ है, तो आपको हो सकता है कि याद रहे। जैसे अशव शब्द है, तो अशव शब्द का मुझे ये नहीं पता कि अशव का अर्थ क्या है, तो मुझे दिक्कत होगी। और लेकिन अगर मुझे ये पता है कि अशव शब्द का जो अर्थ है वो घोड़ा है, तो मुझे ये भी याद रहेगा कि घोटक शब्द का अर्थ भी घोड़ा है। तो अगर मुझे घोड़े के पर्यायवाची पूछे तो मुझे कम से कम ये तो पता होगा कि इसका अर्थ ये निकल रहा है, तो इसके पर्यायवाची भी ये हो सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा आप इस प्रकार से। और फिर हमारा जो थर्ड टॉपिक आता है संज्ञा, संज्ञा भी पूछी जाती है। और संज्ञा में ज्यादातर इम्पोर्टेंट रूप से ये जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा ये पूछते हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा आप सभी जानते हैं कि क्या होता है, कौन क्या कुछ नहीं होता है, तो ये आप सभी जानते ही हैं। इसलिए ये जातिवाचक को, जो व्यक्तिवाचक है उसको जातिवाचक में बदल करके आपसे ज्यादातर क्वेश्चन करते हैं। लेकिन आप ऐसा भी मत कीजिएगा कि कहीं ऑप्शन में जातिवाचक व्यक्तिवाचक ही पूछी गई और आपने बोल दिया कि मैं उन्हें बोला है कि हमारा जो क्वेश्चन आएंगे वो जातिवाचक पे आएंगे, तो हम यही टिक कर दें। तो आप अपनी थोड़ी कॉमन सेंस यूज कर लेना, लेकिन अधिकतर ऐसे ही होता है। एग्जामिनर जानता है कि इनको व्यक्तिवाचक संज्ञा का ज्ञान होता है, लेकिन इनको जातिवाचक या भाववाचक में थोड़ा कंफ्यूजन होता है, तो ऐसी ही चीजें देता है जिसमें हमें कंफ्यूजन हो। फिर हमारा आता है सर्वनाम, सर्वनाम भी हमसे पूछे जाते हैं। और सर्वनाम हमें कैसे कंफ्यूज करते हैं, एक होता है हमारा सार्वनामिक विशेषण और एक होता है हमारा सर्वनाम। तो इनमें हमें कंफ्यूजन क्रिएट करके पूछा जा सकता है। तो सर्वनाम और विशेषण, विशेषण भी आपको याद करने ही करने हैं। विशेषण के कितने भेद है, सर्वनाम के कितने भेद है और सर्वनाम कितने प्रकार के हैं, ये अलग अलग क्वेश्चन है। सर्वनाम के भेद होते हैं 6 और सर्वनाम कितने हैं, तो वो टोटल हमारे 11 होते हैं सर्वनाम, हिंदी में सर्वनाम। और उसके बाद आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है वाक्य की शुद्धि करना, मतलब वाक्य निर्माण। वाक्य में पूछा जाता है कि कौन सा वाक्य इसमें से शुद्ध है या अशुद्ध है, ये सब चीजें। और क्रिया का टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्रिया आपको याद करनी है, जिसके बहुत सारे भेद है, मुख्य भेद भी है और वो क्या कहते हैं, मुख्य भेद भी है और इनके गौण भेद भी है, ये सभी करने हैं। ऐसा नहीं है कि आपको मुख्य मुख्य भेद कर लो। और एक आपका पूछा जाता है कारक, कारक भी आपको याद करने ही करने हैं और समास भी और प्रत्यय भी। तो ये चीजें आप याद कर लीजिए, इन्हीं से आपके पेपर कवर हो जाएंगे। उपसर्ग भी पूछे जाएंगे, अव्यय भी। तो बस ये चीजें, हो सकता है 10 टॉपिक हो गए हो या इससे कम भी या ज्यादा भी हो सकते हैं, लेकिन उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, समास, क्रिया और पर्यायवाची, विलोम शब्द, विशेषण, संज्ञा, सर्वनाम, तो ये हमारे 10 के करीब टॉपिक हो चुके हैं। ये टॉपिक आप कर लीजिए, लिख लीजिए कहीं पर भी, और अभी बस इन्हीं की रिवीजन कीजिए। इनसे आपका जो है हिंदी के अंदर सभी के सभी 15 के 15 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे, अगर आपकी इनकी अच्छे से तैयारी है तो। और इसके बाद हमारा इंग्लिश आता है। इंग्लिश में हमें कौन कौन से टॉपिक करने हैं, तो इंग्लिश के अंदर, क्योंकि मैं ये पता है कैसे बोल रही हूँ, क्योंकि PYQ में ये बार बार रिपीट हो रहे हैं और एग्जामिनर कहीं और नहीं भागता है, सिर्फ इन्हीं के बेस पर, इन्हीं पैटर्न के बेस पर आपको मतलब अलग तरीके से क्वेश्चन दे देता है। और इंग्लिश के अंदर, अब इंग्लिश में सबसे पहले आपको करने हैं सेंटेंस इम्प्रूवमेंट, मीन्स कि आपको छांटने हैं कि गलत कौन सा है सही कौन सा है। तो इसके लिए तो समझ लीजिए आपको पूरी इंग्लिश की ही नॉलेज होनी चाहिए कि सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सी है,
अगर वर्ब लगी है तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग सही लगी है कि नहीं लगी है। ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कभी भी इंग्लिश में वर्ब नहीं लगती है, ये आप सभी जानते ही हैं। तो जिनको इंग्लिश अच्छी से तैयारी है तो उनका लगभग हो जाएगा। बाकी बहुत से विद्यार्थी ऐसे भी हैं जो मेरे जैसे जिनको इंग्लिश आती ही नहीं है, तो वो इम्पोर्टेंट टॉपिक कर लीजिए। जैसे सबसे पहले सबसे आसान टॉपिक हमारा आर्टिकल है। दूसरा हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन हम कहने के लिए आसान बोल देते हैं, लेकिन इतना आसान होता नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत से फिक्स वर्ड्स होते हैं जिनके साथ हमें फिक्स प्रीपोजिशन यूज करनी होती है। जैसे सरप्राइज के साथ आप एट प्रीपोजिशन का ही एट प्रीपोजिशन का ही यूज कर सकते हैं, किसी और का नहीं। तो इसी प्रकार से बहुत से शब्द हैं जिनके साथ आप फिक्स प्रीपोजिशन ही लगा सकते हैं, तो ये भी थोड़ा सा आप देख लीजिएगा। और आपको ये हो गया है हमारा प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स हो गए हैं। फिर मोडाल्स, मोडाल्स के भी 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। तो मोडाल्स बिल्कुल इजी है, मैं तो ये बोलूँगी कि आर्टिकल्स से भी इजी अगर हम बोले तो वो मोडाल्स ही होते हैं, बिल्कुल आसान से होते हैं। कहाँ पर मे का यूज़ होता है, कहाँ पर माइट का यूज़ होता है, कहाँ पर कुड, कहाँ पर ought to, तो ये सभी आपको कर लेने हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक आता है वो आता है टेंस। टेंस का तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। 2 से 3 क्वेश्चन अगर टेंस के हैं तो आपको ये छोड़ना नहीं है, टेंस को भी बिल्कुल अच्छे से कर लेना है। और टेंस हो गया आपका। उसके बाद आपका नरेशन से भी 2 क्वेश्चन आपको जरूर देखने के लिए मिलेंगे। 2 क्वेश्चन आपके जरूर आते हैं नरेशन के। नरेशन आप करके ही जाएंगे। और नरेशन का आपको ये नॉलेज होनी चाहिए कि किस प्रकार से आप क्वेश्चन के अंदर जो ऑप्शंस आ रहे हैं उनको एलिमिनेट कर सके। तो आपको ये चीज़ें सीख करके जानी है अच्छे से कि आप ऑप्शन को कैसे एलिमिनेट कर सकते हैं। नरेशन आप पढ़िए और उसके बाद आप एलिमिनेट करना सीखिए। और उसके बाद 5 टॉपिक हो चुके। हमारा 6th टॉपिक जो आता है वो आता है हमारा एक्टिव पैसिव वॉइस। इसके भी आपको 2 क्वेश्चन या 1 क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। एक्टिव से पैसिव बनाना, हो सकता है कि आपसे पैसिव से एक्टिव बनाना भी आ जाए। और एक क्वेश्चन आपको मिलेगा इन्वर्जन बनाना। इन्वर्जन बनाना इंग्लिश के टीचर से जब आप पढ़ोगे तो आप या फिर आप सर्च भी कर सकते हैं कि किसी सेंटेंस को इन्वर्जन कैसे बनाएं, तो वो आपको बता देंगे इन्वर्जन कैसे बनाते हैं। तो आप लिख लीजिए इन्वर्जन भी। और इन्वर्जन का कोई स्पेशल टॉपिक नहीं होता, एक छोटी सी चीज़ है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि ये इन्वर्जन ऐसे बनाया जाता है। उसके बाद मोस्ट इम्पोर्टेंट सिर्फ यही है बस इंग्लिश में, आपको ये तो करके जाने हैं। आर्टिकल्स, मोडाल्स, प्रीपोजिशन, टेंस, नरेशन और एक्टिव पैसिव वॉइस, इन्हीं के ऊपर आपके जो है इंग्लिश के लगभग आपके 12 से 13 क्वेश्चन ठीक हो जाएंगे। तो आप इन 6 से 7 टॉपिक को तो बिल्कुल भी छोड़ करके मत जाना। और अगर आपने पहले ही अच्छे से इंग्लिश की तैयारी कर ली है तो उसका तो कहना ही क्या है, फिर आप अपनी रिवीजन को कीजिए और प्रैक्टिस लगाइए ताकि आपकी अच्छे से वो हो सके। और प्रैक्टिस आप किसी भी टीचर की देख सकते हैं, यूट्यूब पर बहुत से टीचर हैं, आपको जो अच्छा लगे, जो पढ़ाने में अच्छा हो, जो आपको अच्छा लगे। हो सकता है कि मुझे कोई और टीचर पसंद हो, आपको पढ़ाने में कोई और टीचर पसंद हो, तो वो ऐसा होता है कि स्टूडेंट को जहाँ से पसंद आ जाए बस वहीं से आपको बस कंटेंट से मतलब होना चाहिए, कहीं से मर्जी मिले। तो आपको ये नहीं देखना कि मैं उस टीचर से नहीं पढ़ूंगी या मैं उस टीचर से नहीं पढ़ूंगा, तो ये आपको नहीं करना है। इसके बाद हमारी इंग्लिश हो गई, हिंदी हो गई है। फिर हमारे मैथ के टॉपिक आते हैं। मैथ के अंदर आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट परसेंटेज करके जानी है। परसेंटेज आपको आना ही आना चाहिए। फिर आपको एवरेज आनी चाहिए, आप लिख लीजिए साथ साथ, नहीं तो आपको फिर वीडियो देखनी पड़ जाएगी। परसेंटेज, एवरेज के बाद आपको टाइम एंड वर्क होना याद मीन्स की टाइम एंड वर्क आना चाहिए आपको। फिर इसके बाद जो हमारा 4th टॉपिक आता है वो आता है पाइप एंड टैंकी वाला, ऐसा कुछ करके एक क्वेश्चन होता है, वो आना चाहिए आपको। एलसीएम और एक हमारा होता है क्या बोलते हैं, नंबर सीरीज। आपने सुना होगा, नंबर सीरीज के अंदर सब कुछ होता है, जिसमें ये सभी शामिल होते हैं नंबर सीरीज के अंदर कि यूनिट डिजिट क्या होती है और
जो हमारा शेषफल होता है वो कैसे बचता है, तो हमें ये कैसे ज्ञात करना होता है, और इनके जैसे 1 से 100 तक गिनती है तो इन सभी का योग क्या होगा, तो ये सब चीज़ें उसमें बेसिक सी चीज़ें आती हैं। ये सब चीज़ें आपको आनी चाहिए, ये ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है एचटेट के अंदर। और मैथ से आपसे परसेंट हो गया, एवरेज हो गया, और एक आप रेशियो का टॉपिक भी ज़रूर ज़रूर करके जाना। रेशियो का टॉपिक, रेशियो मीन्स अनुपात और समानुपात। ये आपके टोटल 6 से 7 टॉपिक हो गए हैं, ये अच्छे से कवर करके जाना। और उसके बाद आपका आता है मैथ, हो गया हमारा रीजनिंग। रीजनिंग में आपके कौन कौन से पूछे जाते हैं, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डायरेक्शन पूछी जाती है आपसे। और रीजनिंग में भी नंबर सीरीज होती है, आप सभी ने सुना भी होगा। जैसे हमें दे दिया जाता है कि एग्जाम्पल के लिए मैं बोल रही हूँ कि 2, 2 के बाद 4, 4 के बाद 8, और फिर क्वेश्चन मार्क कि इसमें क्या आएगा। तो इस प्रकार से आपसे नंबर सीरीज पूछी जा सकती है। हो सकता है ये कि ये चीज़ें जो है अल्फ़ाबेटिकल में पूछ ले, जैसे कि आपको ABCD में दे दे, तो ये आपको पता होना चाहिए कि। और एक एक है ना, ABCD को आप टिप्स पर याद कर लीजिए। जैसे अगर अभी मुझसे पूछे कि जो P आता है वो कितने नंबर पर आता है, तो 16 पे। O आता है वो कितने नंबर पे आता है, 15 पे। T आता है वो 20 पे आता है। U आता है वो 21 पे आता है। और अगर मुझसे पूछे जी कहाँ पर आएगा, तो जी 7 पे आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये सभी नंबर सीरीज याद होनी चाहिए। अगर आपको इनके नंबर याद होंगे ना, तो आपको इनको क्वेश्चन को एनालिसिस करने में बहुत आसानी हो जाएगी। जैसे कभी कभी ये दे दिया जाता है कि इस शब्द को, जैसे मान लीजिए इंटेलिजेंट शब्द है, इंटेलिजेंट शब्द को किसी सांकेतिक भाषा में इस प्रकार से लिखा जाता है, समझ लीजिएगा आप, अपने प्रश्न ऐसे पढ़ा भी होगा। तो फिर आप पर्सनैलिटी को किस प्रकार से लिखोगे, तो इस प्रकार के क्वेश्चन। लेकिन अगर आपको नंबर्स याद नहीं होंगे इनके, तो आपको थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। इसलिए मैं तो आपको यही गाइडलाइन दूंगी कि आप नंबर याद कर लीजिए, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जैसे आर का पूछ ले तो 18, मुझे भी याद नहीं होते थे, लेकिन मैंने एक दिन पूरी उसको, जब मेरे मन के अंदर इच्छा जागृत हुई, तो मैंने उसको पूरे अच्छे से याद किया। और आज मेरे वो सभी के सभी जो है वर्ड्स टिप्स पर याद है कि कौन सा कितने नंबर पर आता है। तो आपको भी याद होना चाहिए, ताकि आपका ज़्यादा समय भी खराब ना हो और आपका अच्छे से हो जाए। तो एक हम 2 टॉपिक हो चुके हैं हमारे। फिर ये इसके अंदर जो इंग्लिश वाला बोला है मैंने, ये अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज का ही चैप्टर है, नंबर सीरीज, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज। उसके बाद आपको आना चाहिए, चलिए मैंने पेपर उठा लिया, मैं उसी को देख करके बताती हूँ। एक आपका जो क्वेश्चन आता है वो याद ये आता है यदि माइनस का अर्थ मल्टीप्लाई है और प्लस का अर्थ डिवाइडेड है, डिवाइडेड का अर्थ प्लस है, इनटू का अर्थ माइनस है, तो 15 माइनस 5 डिवाइडेड 5 इंटू 20 प्लस 10 का मान क्या होगा। तो इस प्रकार के प्रश्न भी आपको देखने को मिलते हैं, और इनको बोलते तो हैं, हाँ, इनको गणितीय संक्रियाएं बोलते हैं, मैथमेटिकल ऑपरेशन, इस प्रकार से कुछ इसको इंग्लिश में बोला जाता है। तो यह आपको ये भी करना है। और एक और आता है आपका, एक आता है आपका ब्लड रिलेशन का। ब्लड रिलेशन से भी हर बार आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, तो आपको ये अच्छे से करना है ब्लड रिलेशन का। जैसे ब्लड रिलेशन में ये ज़्यादा डीप नहीं आता ब्लड रिलेशन का, सिर्फ आपको ये पता होना चाहिए कि किसी के ऊपर किसी की ओर इशारा करते हुए बता सकते हैं, या फिर ये बता सकते हैं कि वो उसका पापा है, वो उसकी दादी है, और इस प्रकार से क्या रिलेशन बना है। तो ये आपको होना चाहिए। और एक और ये पूछा जाता है कि जो हमारी जैसे इंग्लिश है, तो इंग्लिश को हम अल्फ़ाबेटिकल सीरीज में किस प्रकार से लगाएंगे, तो वो भी हमसे पूछे जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है कि डिक्शनरी के अकॉर्डिंग कौन सा शब्द पहले आएगा, कौन सा दूसरे नंबर पे, कौन सा तीसरे नंबर पे, इस प्रकार से कौन से ये प्रश्न है। बाकी आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं करना है रीजनिंग के अंदर। बाकी मैंने आपको नंबर सीरीज बताई है, अल्फ़ाबेटिकल सीरीज बताई है, ये आपको सभी करनी ही करनी है। इसके बाद जो आपकी हरियाणा जी की आती है, हरियाणा जी के में आप कौन कौन से
हरियाणा जी के में आप कौन कौन से जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको करने हैं, तो वो मैं आपको बताती हूँ। एक तो आप कर लीजिए सभी जितने भी जिले हैं उनका थोड़ा सा सामान्य परिचय, जैसा कि उनका जो पुराना नाम था वो क्या था और वो किस नाम से प्रसिद्ध है अभी, और उसके अंदर कौन सा कार्य चल रहा है। मोस्ट इम्पोर्टेंट से ये कौन सा कार्य चल रहा मीन्स कि जैसे कि कंबल के लिए पानीपत नगर प्रसिद्ध है, और गुरुग्राम सिटी है जो वो किसके लिए प्रसिद्ध है। तो इस तरह की चीजें जिलों से संबंधित पूछी जा सकती है, और हो सकता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भी पूछ ले कि जिला कौन सा है। तो ये आपकी हरियाणा जी के मैं मान के चलती हूँ, क्योंकि हरियाणा के विद्यार्थी है तो उन्होंने सीईटी की भी तैयारी की होगी, तो उनका हरियाणा का जो स्टेट के अंदर हरियाणा जी के हैं वो अपने आप कवर हो भी जाएगी। लेकिन होते हैं मेरे जैसे बहुत से जो हरियाणा जी के फिर भी नहीं पढ़ते, चाहे सीईटी हो या ना हो, क्योंकि टीचर बनने जा रहे हो आप सभी, तो आपको सीईटी की कोई वैसे भी आवश्यकता नहीं है। तो आप हरियाणा के लिए आप पहले एस्टेट को ही प्रायोरिटी दोगे, तो एस्टेट में सिर्फ हमारी 10 नंबर की जी की आती है, तो आप सोचते हो छोड़ दो ना इसको, हम कुछ और कर लेते हैं। लेकिन फिर भी आप एक आपको हरियाणा के राज्यपाल जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, हर बार पूछे ही जाते हैं। राज्यपाल में आपको सब कुछ याद करना है कि कौन से राज्यपाल के मतलब कोई भी जितने भी राज्यपाल आज तक बने हैं उनका परिचय भी जानना है आपको। ऐसा नहीं है कि उनका जन्म उसके माता पिता हो, ये सब चीजें नहीं जाना जाता उसके अंदर। आप कोई बुक वगैरह देखोगे तो आपको मिल जाएगा, और मैं किसी भी बुक का यहाँ पर नाम नहीं लूंगी क्योंकि फिर आप सभी विद्यार्थी जो है वो कमेंट करते हो कि आप यहाँ पर बुक का प्रचार कर रहे हो, तो मैं नहीं बोलूंगी कुछ भी बुक का नाम। आपको जो अच्छी लगे वो वहीं से आप पढ़ सकते हो, सभी बुक्स अच्छी होती है, जिसको जो अच्छी लगे वो वहां से पढ़ सकता है। फिर आपको एक खनिज याद करना है, क्योंकि खनिज का क्वेश्चन रिपीट हुआ है, पहले भी आया था। और एक आपको योजनाएं जो है हमारी हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट रूप से याद करनी ही करनी है। 2 से 3 प्रश्न आपकी योजनाओं से संबंधित बनते हैं, और एक 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा का क्या कुछ था, तो वो भी आपको देख लेना है, पूछा जाता है। खनिज पढ़ लेना आप, खनिज भी पूछा गया है, शायद मैंने बता दिया है। और ये देखिए क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा का भारत में स्थान कौन सा है, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। तो इस प्रकार की चीजें मैंने कहा ना कि आपको क्षेत्रफल से संबंधित पूछा जा सकता है। और पॉलिटी से संबंधित आपको सिर्फ ये पूछा जाएगा कि जो हमारी पॉलिटिकल है उसके अंदर कौन किसको चयनित कर सकता है, कौन किसको चयनित नहीं कर सकता है। जैसे मुख्यमंत्री को कौन चयनित कर सकता है, क्या उसके लिए आम चुनाव होते हैं, या फिर राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है। तो ये चीजें आपको याद होनी चाहिए। और एक आपको हर्षवर्धन के बारे में जरूर जरूर पढ़ना है, क्योंकि हर्षवर्धन के बारे में पूछा जाता है। और उनके समय में कौन सा यात्री है जो भारत में आया था, तो वो भी आपको ध्यान रखना है। हर्षवर्धन कहाँ से बिलोंग करता है, उसका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो क्या है, और उसने क्या क्या कार्य किए, सब याद रखने हैं आपको। और फिर एक आपको करना है राष्ट्रीय उद्यान, जो हमारा सिर्फ और सिर्फ 2 ही है हरियाणा का, एक तो है कलेश्वर और एक है कलेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, और दूसरा मैं खुद ही भूल गई। याद नहीं आ रहा, चलिए छोड़िए। और राष्ट्रीय उद्यान उद्यान करने हैं, और बाकी आपके 8 हमारे वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो वन्य जीव अभ्यारण्य भी आपको अच्छे से याद करने ही करने हैं। कौन सा कहाँ पर सिचुएटेड है ये आपको पता होना चाहिए, कब सिचुएटेड किया गया ये पता होना चाहिए, कब इसका नाम, पहले इसका नाम क्या था फिर इसका नाम बदल करके क्या रख दिया गया। और एक आपको हरियाणा जीके में ये चीजें और पढ़नी है, जैसे हमारा गीता जयंती हो गया, कुरुक्षेत्र में बनाई जाती है, अंतर्राष्ट्रीय मेला लगता है हमारा। ये हो गया है अभी, जैसे पीछे हमारा कुंभ का मेला महाकुंभ लगा था, उसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और बाकी आपको योजनाएं पता होनी चाहिए। तो आपका यहाँ पर जो है जर्नल पेपर कवर हो जाता है। इन चीजों को आपको अच्छे से तैयारी कर लेनी है। अगर आपको ये सब चीजें से थोड़ी सी भी हेल्प हो
तो मेरे लिए ये जो वीडियो बनाने का फ़ायदा है वो सार्थक हो जाएगा, अन्यथा कुछ नहीं कहा जा सकता। चलिए धन्यवाद, बने रहे हमारे साथ इसी प्रकार से।